हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने पढ़ाया था पराग कोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो इसमें हमने एंथर वॉल के बारे में बताया था। एंथर वॉल थी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम स्तर। तो मिडिल लेयर तक कंप्लीट हो चुका है। तो आगे हम पढ़ेंगे टेपिटम स्तर। तो नंबर 4 पर है टेपिटम लेयर। इसको कोसूतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोसूतक। इस तरह से कल टेपिटम के बारे में बताया था। ये यहाँ पर कौन हो जाएगी? मिडिल लेयर हो जाएंगी 3, 1 से 3 तक पाई जाती हैं। उसके बाद कौन हो जाएगी? नंबर 2 पर एंडोथीसियम और नंबर 1 पर कौन हो जाएगी? ये तो हो जाएगी नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 एंडोथीसियम और ये नंबर 3 पर हो जाएगी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर मध्य परत। और ये है नंबर 4 पर टेपिटम। तो हमें पढ़ना है टेपिटम। जो ये टेपिटम स्तर है, ये बीजाणुजन ऊतक के, ये अंदर कौन है? यहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। जो ये टेपिटम लेयर है या टेपिटम स्तर है, ये एकल परत के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? एकल परत के रूप में या फिर एकल लेयर के रूप में पाया जाता है, जो बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर होता है। ये बीजाणुजन ऊतक हो गया और इसके चारों ओर ये कौन हो गया? हमारा टेपिटम स्तर हो जाएगा। इस तरह से ये। अब टेपिटम स्तर की यदि हम कोशिकाओं की बात करते हैं, सेल, तो इसकी सेलों में केंद्रक एक से अधिक होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुकेंद्र की। क्या कहेंगे? बहुकेंद्र की। यदि हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म कोश का द्रव्य है, वो कैसा होता है? सघन होता है। यदि हम डीएनए की मात्रा की बात करते हैं, तो डीएनए की मात्रा भी सर्वाधिक होती है। तो ये होता है टेपिटम स्तर। टेपिटम स्तर है बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर एकल परत के रूप में पाया जाता है, जिसकी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक, कोश का द्रव्य सघन होता है और डीएनए की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं। तो जो टेपिटम स्तर है, यह कार्यशैली, आकृति, कार्यशैली, आकृति और संरचना के आधार पर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो नंबर 1 है यहां पर अमीबीय। कौन सा है? अमीबीय। और अमीबीय को कहा जाता है यहां पर प्लाज्मोडियल। प्लाज्मोडियल। और इसको हम कह सकते हैं यहां पर अस्रावी, नॉन सीक्रिएटरी। और नंबर 2 पर होता है ग्रंथिल। कौन सा होता है? ग्रंथिल टेपिटम स्तर, और इसको हम सीक्रिएटरी, स्रावी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर अमीबीय टेपिटम स्तर की। तो जो अमीबीय टेपिटम स्तर है,
इस स्तर की जो कोशिकाएं, जैसे मान के चलो इस स्तर की ये वाली सेलें जिनमें केंद्रक की मात्रा एक से अधिक होती है संख्या, तो ये टेपिटम स्तर की कोशिकाएं हो गई। अब जो बीजाणुजन ऊतक है ये वाला, इस बीजाणुजन ऊतक की कोई भी सेल पीएमसी का काम करेगी। किसका काम करेगी? पराग मात्र कोशिका, या फिर इनको हम कहेंगे पराग मात्र सेल, पॉलन मदर सेल, शॉर्ट में बोले तो पीएमसी, या फिर इनको हम बोल सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो जो ये टेपिटम स्तर की सेलें हैं, यदि हम पहले की बात करें तो ये कोशिकाएं टूटकर, ये कोशिकाएं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी। जैसे हमने बीजाणुजन ऊतक की यहां से कोई सेल ली, ये पीएमसी हो गई, और ये टेपिटम स्तर की सेलें हैं। तो टेपिटम स्तर की कोशिकाएं टूटकर इस पीएमसी को परिपक्वन से पहले, मतलब परिपक्व होने से पहले पोषण प्रदान करती है। कैसे पोषण प्रदान करती है? विघटित होकर। ठीक है, अब इन कोशिकाओं का जो केंद्रक है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर इस पीएमसी के चारों ओर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर अमीबा समान संरचना का निर्माण करता है। कैसी संरचना? अमीबा समान संरचना का निर्माण करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अमीबीय टेपिटम स्तर कहते हैं। मतलब पोषण अश्रावी रूप से करता है, मतलब श्रवण के माध्यम से नहीं करता, यह टूटकर करता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो टूटकर या फिर विघटित होकर पीएमसी को पोषण प्रदान करती हैं। फिर से देखते हैं, अमीबीय प्रकार का टेपिटम स्तर जो होता है उसकी कोशिकाएं, बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पीएमसी, पॉलन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका, इनको विघटित होकर पोषण प्रदान करता है। और इन कोशिकाओं का जो केंद्रक है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर इस पीएमसी को चारों तरफ से घेर लेता है और एक अमीबा समान संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अमीबीय टेपिटम स्तर कहते हैं। यदि हम ग्रंथल की बात करें, जैसे ये ग्रंथिल की सेल हो गई, यहां पर ग्रंथिल टेपिटम स्तर की कोशिकाएं, और ये यहां पर हो गई पीएमसी, पॉलन मदर सेल। इस प्रकार के टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं, नाम से समझ में आ रहा है ग्रंथिल, ग्रंथिल जो ग्रंथि होती हैं वो क्या करती हैं? स्राव करती हैं। तो ये स्राव के माध्यम से पीएमसी को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करती हैं। ग्रंथिल टेपिटम स्तर की कोशिकाएं स्राव के माध्यम से पीएमसी को क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं, और एक विशेष संरचना का निर्माण होता है। इस सेल में एक विशेष संरचना का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं प्रोयूबिस्काय, प्रोयूबिस्काय या फिर प्रोयूबिस बॉडी। जैसे ही इस प्रोयूबिस बॉडी पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है, स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है, तब यह यूबिस्काय कहलाती है। क्या कहलाती है? यूबिस्काय। ग्रंथिल टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्राव के माध्यम से पराग मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करती हैं। अब पोषण प्रदान करने के बाद यहाँ पर एक विशेष संरचना बनती है, उसको हम कहते हैं प्रोयूबिस्काय। जैसे ही प्रोयूबिस्काय पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव होता है, तब यह यूबिस्काय कहलाती है। जो कौन? यूबिस्काय, जो परागकण की बाह्य भित्ति, और परागकण की जो बाह्य भित्ति है उसको हम एक्सॉन कहते हैं। परागकण की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब बताएंगे इसको। तो परागकण की बाह्य भित्ति के अलंकरण हेतु जिम्मेदार होती है। अलंकरण, अलंकरण मतलब सुंदरता के लिए जिम्मेदार होती है। कौन? यूबिस बॉडी। यहीं पर क्वेश्चन बनेगा कि परागकण की
जो बाह्य भित्ति एक्जान है उसके अलंकरण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो है यूबिस काय, यूबिस बॉडी। तो ये दोनों प्रकार यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि स्पोरोपोलिनेन क्या है, फिर उसके बाद हम टेपिटम स्तर के कार्यों की बात करेंगे। तो इसको फिर से दोबारा से देखते हैं कि जो टेपिटम स्तर होता है यह बीजाणुजन ऊतक जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके चारों ओर एकल परत के रूप में पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं में केंद्रकों की संख्या एक से अधिक। इसकी टेपिटम स्तर की जो सेलें हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें केंद्रकों की संख्या एक से अधिक होती है और साइटोप्लाज्म में सघन होता है। डीएनए की मात्रा भी अत्यधिक पाई जाती है। अब कार्यशैली, आकृति और संरचना के आधार पर टेपिटम स्तर जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है अमीबीय जिसको हम अश्रावी कहते हैं, दूसरा है ग्रंथिल जिसे श्रावी कहते हैं, और अमीबीय को प्लाज्मोडियल भी कहा जाता है। अमीबीय प्रकार का जो टेपिटम स्तर है इसकी जो कोशिकाएं हैं वह टूटकर पीएमसी को, पराग मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करती हैं और इन कोशिकाओं का जो केंद्रक है पीएमसी के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर इकट्ठा हो जाता है और एक अमीबा समान संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अमीबीय टेपिटम स्तर कहते हैं। नंबर 2 पर है ग्रंथिल श्रावी। यहाँ पर जो ग्रंथिल प्रकार का टेपिटम स्तर है इसकी कोशिकाएं श्राव के माध्यम से पीएमसी को पोषण प्रदान करती हैं, जिससे एक विशेष संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं प्रोयूबिस्काय। और प्रोयूबिस्काय पर जब स्पोरोपोलिनेन का जमाव हो जाता है तब यह यूबिस बॉडी या यूबिस्काय कहलाती है। यूबिस्काय परागकण की बाह्य भित्ति एक्जान के अलंकरण हेतु उत्तरदायी होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पोरोपोलिनेन क्या है। नोट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्पोरोपोलिनेन क्या है। यदि हम स्पोरोपोलिनेन की बात करते हैं तो यह एक वसीय प्रकृति का पदार्थ है। कैसा है? वसीय प्रकृति का पदार्थ होता है या फिर है। स्पोरोपोलिनेन वसीय प्रकृति का पदार्थ है जिस पर तापक्रम, उच्च तापक्रम, उच्च दाब, अम्ल क्षार, लवण किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्पोरोपोलिनेन क्या है? यह एक वसीय प्रकृति का पदार्थ है जिस पर उच्च तापक्रम, उच्च दाब, अम्ल क्षार, लवण किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण, क्योंकि ये जो प्रोयूबिस का है, प्रोयूबिस बॉडी, इस पर जब स्पोरोपोलिनेन का जमाव होता है तब यह क्या कहलाती है? यूबिस बॉडी कहलाती है। और यूबिस बॉडी किस पर पाई जाती है? परागकण की बाह्य भित्ति पर। प्रोयूबिस्काय पर जब स्पोरोपोलिनेन का जमाव हो गया तो ये यूबिस बॉडी कहलाई। मतलब यूबिस बॉडी में कौन है? स्पोरोपोलिनेन है। और ये यूबिस बॉडी किस पर पाई जाती है? परागकण की बाह्य भित्ति पर। जैसे परागकण में दो भित्ति होती है, ये बाह्य और ये अंत है, तो इस तरह से पाई जाती है। जब स्पोरोपोलिनेन जब परागकण पर पाया जाता है तो परागकण भी लंबे समय तक जीवित बना रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिनेन पाया जाता है। स्पोरोपोलिनेन पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उच्च तापक्रम हो, उच्च दाब हो, अम्ल क्षार, लवण हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? परागकण लंबे समय तक
जीवित और सुरक्षित किसके कारण रहते हैं? किसके कारण रहते हैं? यहां पर आंसर क्या जाएगा? यहां पर आंसर जाएगा स्पोरोपोलेनिन के कारण। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन एक वसीय प्रकृति का पदार्थ होता है जिस पर उच्च तापक्रम, उच्च दाब, अम्ल, क्षार, लवण किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए परागकण लंबे समय तक जीवित और सुरक्षित बने रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेपिटम स्तर के कार्यों की। फंक्शन ऑफ टेपिटम लेयर, टेपिटम के कार्य। तो टेपिटम के कार्यों में से इस बार एक क्वेश्चन आ चुका है, मतलब 2020 में जो एग्जाम लगे हैं इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि कैरोटीनॉइड्स क्या है। तो इसको इसमें बताएंगे। इसका जो सबसे पहला कार्य है, टेपिटम जो स्तर होता है यह पराग कणों और पीएमसी, पीएमसी कौन? पराग मात्र कोश का पोलिन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका, इन दोनों को ही क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है। पहला कार्य क्या हो जाएगा कि जो टेपिटम स्तर है या फिर टेपिटम स्तर की कोशिकाएं ये पराग कणों और पीएमसी मतलब पराग मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। इसका जो दूसरा कार्य है वो है टेपिटम स्तर पराग कणों पर कैरोटीनॉइड्स का निर्माण करता है। टेपिटम स्तर है यह पराग कणों पर कैरोटीनॉइड्सों का क्या करता है? निर्माण करता है। तो यहीं पर क्वेश्चन है कि कैरोटीनॉइड्स क्या है, और शायद यही क्वेश्चन आया था इस बार। यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है? चिपचिपा बोल सकते हैं या फिर तेलीय पदार्थ बोल सकते हैं। कैरोटीनॉइड से चिपचिपा या फिर तेलीय पदार्थ होता है। इसका काम है कि जब परागण की क्रिया होती है तो परागण की क्रिया के समय पराग कणों को कीटों के शरीर से चिपकाना। जैसे मान के चलो यहां पर ये एक पादप का पुष्प है, ये दूसरा पादप का पुष्प है। यहाँ पर कोई इंसेक्ट कीट आया तो जो परागकण है यहाँ पर छोटे छोटे, इन पर क्या है? कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है जो कैसा है? चिपचिपा या तेलीय। ये परागकण इनके शरीर से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। जैसे ही ये इस फूल पर दूसरे पादप के पुष्प पे बैठेगा तो ये परागकण यहाँ पर क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। तो ये क्या होती है? परागण की क्रिया होती है। इसको हम तीसरे चैप्टर में समझेंगे। तो कैरोटीनॉइड्स क्या है? यह एक चिपचिपा या फिर तेलीय पदार्थ होता है जो परागण क्रिया के समय पराग कणों को कीटों के शरीर से चिपकाने में सहायक होता है। नेक्स्ट तीसरे कार्य की यदि हम बात करें तो यह पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, या फिर यह पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। पराग कोश की यह पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। चौथा है यह स्वयं निषेचता प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है?
स्वयं निषेचता प्रोटीन, परागकणों पर स्वयं निषेचता प्रोटीन का निर्माण करता है। स्वयं निषेचता प्रोटीन क्या है? स्वयं माने स्वयं, निषेचता माने निषेचन। एक ऐसी प्रोटीन जो स्वयं की वर्तिकाग्र को ही क्या करेगा? निषेचित करेगा। जैसे यहां पर ये परागकण है, ये कौन है? यहां पर वर्तिकाग्र है। इस पर अभी इतना ध्यान मत देना क्योंकि ये आगे चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो स्वयं निषेचता का मतलब है कि जो ये वर्तिकाग्र है ये अपने ही जाति के परागकण से क्या होगी? निषेचित होगी, ठीक है, या फिर अपनी ही जाति के परागकण को स्वीकृति प्रदान करेगी, ठीक है। ये इसके कार्य हो गए। अब हम टेपिटम स्तर की बात करते हैं। तो टेपिटम स्तर कौन कौन सी प्रकृति दर्शाता है? एक तो हो गई पोषक प्रकृति, एक हो जाएगी अवशोषक, और एक हो जाएगी श्रावण या फिर श्रावी। टेपिटम स्तर होता है इन तीनों प्रकृतियों को दर्शाता है। पोषक मतलब पोषक पदार्थ देता है, परागकण और पीएमसी को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अवशोषक मतलब पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है। श्रावी मतलब जब पोषण प्रदान करता है, जो ग्रंथिल टेपिटम स्तर होता है वो श्राव के माध्यम से क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। तो इसलिए टेपिटम स्तर है पोषक, अवशोषक और श्रावी तीनों ही प्रकृतियों को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है? लघु बीजाणु मतलब यहां पर लघु बीजाणु या फिर परागकणों का क्या होगा? निर्माण होगा। तो कौन करेगा? कैसे होगा? देखो यहां पर ये कौन है? यहां पर टेपिटम लेयर, और टेपिटम स्तर के अंदर कौन होता है? बीजाणुजन ऊतक होता है। ये हो गया यहां पर, ये तो हो गया टेपिटम, और ये हो जाएगा यहां पर स्पोरोजीनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक। तो बीजाणुजन ऊतक की कोई भी सेल है वो क्या करेगी? पीएमसी का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? पीएमसी का। तो बीजाणुजन ऊतक को हम देख लेते हैं कि बीजाणुजन ऊतक है, बीजाणुजन ऊतक के टेपिटम स्तर के द्वारा चारों ओर से आवृत रहता है, जिसकी कोई भी कोशिका पीएमसी में परिवर्तित होकर मियोसिस के द्वारा लघु बीजाणुओं या फिर परागकणों का क्या करती है? निर्माण करती है। बीजाणुजन ऊतक क्या क्या होता है कि बीजाणुजन ऊतक टेपिटम स्तर के द्वारा चारों ओर से क्या होता है? घिरा हुआ होता है, आवृत रहता है, जिसकी कोई भी सेल पीएमसी में चेंज होकर लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे करेगी? जो ये पीएमसी है, यदि हम इसके गुणता स्तर की बात करें तो ये द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। तो ये मियोसिस करती है। क्या करती है? मियोसिस। तो मियोसिस क्या है? तो ये साइटोलॉजी में बताया 11th में, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की यदि बात करें हम तो एक कोश का एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो यहां पर ये कौन हो जाएंगे? लघु बीजाणु। कौन हो जाएंगे? लघु बीजाणु, माइक्रो स्पोर हो जाएंगे। यदि हम इनके गुणता स्तर की बात करें तो ये अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित।
जितने भी युग्मक होते हैं वह अगुणित होते हैं, चाहे जीव शरीर द्विगुणित हो या फिर अगुणित हो, लेकिन युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। तो हम समझे यहाँ पर मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है, यह 2 चरणों में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या है वह आधी हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2n है तो कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। जैसे मान के चलो यदि हम मानव में बात करें तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है, 46 होती है। ये 2n कैसे, 2 गुणा 23, ये 23 दुना 46, इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, 2n बोलेंगे। ठीक है, तो 40 होती है। तो जैसे ही मियोसिस होगा तो आधे कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जब ये 2n है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, n, और 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो मियोसिस फर्स्ट में n इस तरह से 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड क्या है, यह मियोसिस सेकंड माइटोसिस समसूत्री विभाजन के समान होता है। मतलब समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका अपने समान ही 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पर 2 सेल हैं, तो 2 है तो ये कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 4, और चारों ही कैसी होंगी, अगुणित होंगी। इस तरह से 11th में बताया था। ठीक है, अब यदि हम लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन की बात करें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक द्विगुणित पराग मात्र कोशिका एक मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये यहाँ पर द्विगुणित थी, तो यहाँ पर कैसे बने, अगुणित। अब हम बात करें कि जो ये लघु बीजाणु हैं, ये 4 लघु बीजाणु हैं, ये आपस में कैसे रहते हैं, संयोजित रहते हैं। तो संयोजित किसके द्वारा रहते हैं, तो एक कैलोस शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है, कैलोस शर्करा। तो इस कैलोस शर्करा के द्वारा, इनमें ये कैलोस शर्करा पाई जाती है यहाँ पर। तो ये कैलोस शर्करा के द्वारा आपस में कैसे रहते हैं, संयोजित रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क। तो इसको नाम दे देंगे हम लघु बीजाणु चतुष्क, क्योंकि चारों लघु बीजाणु हैं वो एक साथ हैं, संयोजित हैं। तो इसीलिए लघु बीजाणु तो ये है ही है, और चतुष्क क्यों कह दिया, क्योंकि चारों एक साथ हैं। तो ये चारों लघु बीजाणु कैलोज नामक शर्करा के द्वारा संयोजित रहते हैं। जैसे ही यहाँ पर कैलेज एंजाइम आएगा, कैलेज एंजाइम, तो कैलेज एंजाइम इस कैलोज शर्करा का क्या कर देगा, विघटन कर देगा। तो जैसे ही यहां से कैलोज शर्करा घुल जाएगी तो ये चारों ही लघु बीजाणु, इनको यहां पर बता रहा हूं, चारों ही लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये चारों ही लघु बीजाणु क्या हो गए, यहाँ पर अलग हो गए। कैसे अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पर ये कैलोज शर्करा के द्वारा संयोजित थे, लेकिन अब कैलेज एंजाइम ने कैलोज शर्करा का क्या कर दिया, विघटन कर दिया है। मतलब कैलोज शर्करा कैलेज एंजाइम की उपस्थिति में घुल जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर ये घुलेगी तो चारों लघु बीजाणु अलग हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर अलग होते हैं तो युग्मक जनन के द्वारा चारों लघु बीजाणु पराग कणों का निर्माण करेंगे। किनका निर्माण करेंगे, पराग कणों का। तो प्रत्येक लघु बीजाणु करेगा, तो यहाँ पर 4 ही क्या बनेंगे, पराग कण बनेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन हो जाएंगे, पराग कण। तो देखो यहां पर एक पराग मात्र कोशिका के द्वारा कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4 बनते हैं। कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहीं पर क्वेश्चन आए 100 परागकणों को कितनी पराग मात्र कोशिकाएं बनाएंगे, या फिर 100 परागकणों के निर्माण के लिए कितनी पराग मात्र कोशिकाओं या फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं या फिर पीएमसी की आवश्यकता होगी। तो हम यहां पर बोल सकते हैं 25 पराग मात्र कोशिका। क्यों, क्योंकि एक पराग मात्र कोशिका के द्वारा, एक मियोसिस के द्वारा
4 परागकणों का निर्माण होता है। मतलब एक पराग मात्र कोश का 4 परागकण बनाती है, तो 25 कितनी बनाएंगे? 100 परागकण। तो 100 परागकणों को बनाने के लिए 25 पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। यदि यहीं पर क्वेश्चन आया कि 10 पीएमसी 10 पराग मात्र कोशिकाओं के द्वारा कितने परागकणों का निर्माण किया जाएगा, तो यहाँ पर 10 पराग मात्र कोशिकाएं, तो हम देख सकते हैं कि एक पराग मात्र कोशिका के द्वारा 4 परागकणों का निर्माण होता है। जब एक 4 का निर्माण करती है तो 10 कितने का करेंगे? तो 10 इंटू 4, तो 40 परागकणों का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे लघु बीजाणु चतुष्क। जो ये लघु बीजाणु हैं, इनकी व्यवस्था के क्रम के आधार पर लघु बीजाणु चतुष्क है वो 5 प्रकार का होता है।